नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम में 10 अरब से अधिक का बजट पेश, पेयजल सफाई पर फोकस। सामान्य सभा में पार्षदों ने उठाई जमीनी समस्याएं। आगाज इंडिया का प्रदर्शन, 6 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी पर न्याय की मांग, महिला सुरक्षा और कड़े कानून बनाने की अपील। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एनएसएस कैंप में हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप, पुलिस और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच में जुटे। साउथ बिहार एक्सप्रेस में रेलवे कर्मचारियों ने दिखाई इंसानियत, मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए तत्परता से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम चुनाव के बाद पहली सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित हुई। सिटी कोतवाली चौक स्थित पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजित सभा में कल 9 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया गया। तो वहीं पार्षदों के द्वारा वार्ड सदस्य को लेकर सवाल भी पूछे गए, जिसमें पेयजल सफाई के मुद्दे ज्यादा हावी रहे। फरवरी में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव के बाद बिलासपुर नगर निगम की पहली सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित हुई। इस दौरान लगभग 9 प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद अब इन्हें शासन के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा सामान्य सभा में वार्ड पार्षदों के द्वारा अपने वार्डों की समस्या को रखने के लिए 12 पार्षदों को मौका दिया गया। उनके द्वारा अपने अपने वार्डों की समस्या को लेकर पूर्व से सवाल पूछे गए थे, जिसे सदन में उत्तर दिया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा समस्या वार्ड पार्षदों ने पेयजल और सफाई को लेकर रखी। वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पुष्पेंद्र साहू ने जहां वार्ड में सफाई के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिलने की बात कही, तो वही वार्ड क्रमांक 46 के पार्षद इब्राहिम खान ने भी वार्ड में पानी की समस्या को विकराल रूप लेता बताया। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सामग्रियों के लिए भी जोन कार्यालय के पास राशि नहीं होती और उन कार्यों के लिए लंबा वक्त लगता है। ऐसे में इन कार्यों को हेड ऑफिस से कराया जाए, जिससे इसका तत्काल निदान हो सके। इसके अलावा वार्ड पार्षद शहजादी कुरैशी ने स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी स्मार्ट सिटी का काम करते हैं और तनख्वाह नगर निगम से लेते हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के कार्यों की जानकारी देने की जिम्मेदारी भी नहीं की है। ऐसे में अधिकारी नगर निगम की जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। यह जिम्मेदारी इन्हें तय करनी होगी। इसके बाद सदन में शुरू से ही हमले का दौर चलता रहा। पहले राज्य गीत को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद लगातार सवालों पर पक्ष विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी पलटवार होती रही, लेकिन इन सब के बीच जनहित के मुद्दों को सर्वप्रिय रखा गया और कोशिश की गई कि इन सभी समस्याओं का समाधान बेताब नजर आया। देखिए, देवरी खुर्द में लगातार 25-30 वर्षों से देखा जा रहा है कि पानी की समस्या कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए ये इस बात की आवश्यकता पहले से ही महसूस किया जा रहा था कि तालाब में यदि जल भराव की व्यवस्था हो तो जल स्तर बढ़ेगा और जिससे आसपास के एरिया को सुविधा होगा। साथ ही इस सामान्य सभा में देवरी खुर्द के लिए विशेष बात ये रहा कि देवरी खुर्द मुख्य मार्ग जो है चौड़ीकरण होगा और साथ ही बीच में डिवाइडर बनेंगे, लाइटों की व्यवस्था होगी, जिससे देवरी खुर्द गदा चौक से लेकर के पुलिस चौकी तक और उधर गोदाम तक का पूरा सौंदर्यीकरण होगा, जिससे वीआईपी रोड बनेगा और तब जाकर के देवरी खुर्द एक साफ, सुंदर और स्वच्छ देवरी खुर्द की जो हमारी परिकल्पना थी और जो मेरी शुरू से ये मांग रही है वो आज जाकर के पूर्ण हुई है। उसे जब से हेड ऑफिस से जोन ऑफिस गया है काम, सारे काम रुक से गए हैं। और रहा बात पानी के मुद्दों की, तो खाली मेरे वार्ड नहीं, आज पूरे शहर में पानी की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। लोग पानी को त्राही त्राही हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार मेरा भी वार्ड है। मेरे वार्ड में लगभग 15,000 जनसंख्या है। 15,000 में एकमात्र पानी टंकी है जिससे पूर्ति होती है। हम लोग शासन से मांग किए हैं कि आप कम से कम 2 टंकी करें, जिससे लोगों को पानी मिल सके। आज आप देख रहे हैं 1.5 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट को आए। ये बता दें कितना फंड आया है? पूरे विकास काम ठप पड़े हुए हैं। मैंने महापौर जी से मिलकर, आयुक्त महोदय मिलकर लेटर के थ्रू दिए हैं। बहुले सदन में मैं प्रश्नकाल में अपने प्रश्न भी रखा था, पर नंबर नहीं आया, क्योंकि एक समय अवधि रहती है 1 घंटे की। उस समय में मेरा नंबर नहीं आ पाया, पर मेरे सारे जो मैं काम दिया हूँ उसमें बाकायदा मैं तो अब 70 वार्डों को भी मैं ध्यान में रखूँगा। जैसे जगमल चौक नाले के लिए जैसे जवालीपुर नाले का रोड बना है, मैं चाहूँगा टिकरापारा से लेकर जगमल चौक तक का नाली का निर्माण के स्लेब लग जाए, जिससे रोड बने। देखिए, पूरे शहर की जल व्यवस्था खराब है। जिस तरह से बैराज का काम को लेट लतीफ़ किया गया, 1.5 साल से भाजपा की सरकार है,
बैराज का काम 3 महीने का बचा हुआ था। अगर बैराज का काम पूरा हो जाता तो शहर का जल स्तर बढ़ जाता, लेकिन बैराज के काम को रोका गया, जिसके कारण शहर का जल स्तर रुका हुआ है। बिजली, पानी, सड़क की समस्या है, जो समस्या है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अगर पार्षद अपने शहर की वार्ड की समस्या को सामने लाना चाहता है तो सुपर महापौरों से बहुत परेशानी है। सभा में वार्ड 9 के पार्षद ने वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए ज्यादा बोर खनन और पानी टंकी की मांग रखी, तो सभा में निगम से हटकर सवाल उठने पर पक्ष विपक्ष पर जमकर कटाक्ष का दौर चला, तो सभापति भी दोनों ही पक्ष को शांत कराया। सभा में एंटी लार्वा छिड़काव को लेकर उठे सवाल पर स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन ने व्यवस्था बनाने का भरोसा पार्षदों को दिया है। इस पूरे सामान्य सभा को देखा जाए तो वार्ड पार्षदों को अपने वार्ड की समस्याओं को रखने का पूरा अवसर दिया गया है। ऐसे में देखना है कि सभा में पार्षदों के आए सवालों पर नगर निगम के अधिकारी कितना अमल करते हैं और पार्षद अपने वार्ड में समस्याओं को दूर करते हैं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मंगलवार को नगर निगम की महापौर ने नगर निगम का 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इस बार का वार्षिक बजट 10 अरब 89 करोड़ 91 लाख 48 हजार का प्रस्तुत किया गया है, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बिलासपुर नगर निगम का 2025-26 का वार्षिक बजट मंगलवार को संपन्न हुआ। महापौर पूजा विधानी ने पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजित बजट भाषण में बिलासपुर नगर निगम का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। 10 अरब से भी अधिक के इस बजट में महापौर ने केंद्र परिवर्तित योजना के तहत 15 वित्त आयोग से 8,500 लाख के अंतर्गत से नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, उद्यान विकास, पेयजल व्यवस्था का प्रावधान रखा है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दी गई है। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत आने वाली स्कूल जतन योजना, पुष्प वाटिका सरोवर धरोहर योजना, लेक स्वच्छ सिंगर योजना, श्रद्धांजलि योजना के लिए राशि का भी प्रावधान किया गया है। तो वहीं अधोसंरचना मद के लिए नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्डों के विकास, सीसी रोड, नाली निर्माण, डामरीकरण, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, पेयजल व्यवस्था, पिंक टॉयलेट निर्माण, नालंदा परिसर, लाइब्रेरी निर्माण, नए बोरिंग एवं पाइपलाइन विस्तार, व्यापार विहार में नवीन विकास कार्य के लिए राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, शहरी महिला आजीविका केंद्र सहित सुविधाओं के लिए भी नगर निगम बजट में प्रावधान किया गया है। बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए नगर निगम की महापौर पूजा विधानी ने कहा कि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास बजट में किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बिलासा एयरपोर्ट के उन्नयन को लेकर भी बजट में प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा है कि बिलासा एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से एयरपोर्ट को सर्व सुविधा युक्त बनाने की दिशा में पहल होगी। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम परीक्षित में नियमितीकरण सहित निगम की आय बढ़ाने पर भी बजट में फोकस रखा है। 89 करोड़ 91 लाख 48 हजार का बजट हमने आज सर्वसम्मति से पास किया है और ये पूरे हमारे इस बार के बजट में जनता का हितों का है, जनता के मूलभूत समस्याओं का है और सभी वर्गों को सम्मिलित करते हुए इस बजट को हमने सर्वसम्मति से पास किया है। नगर निगम का यह बजट पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। इस संबंध में महापौर ने बताया कि नगर निगम में आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए जितने भी बकायेदार हैं उनसे राशि की वसूली की जाएगी। इसके अलावा नई व्यवस्थाओं के माध्यम से नगर निगम की आय बढ़ाई जाएगी, जिससे नगर निगम आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेगा। संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य व्यवस्थाओं को परिपूर्ण कर नगर निगम को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में पहल करने की कोशिश की गई है। देखिए, नगर निगम के पास भी किसी पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि बजट में हमने जो टैक्स का वसूलना है, टैक्स का भी अच्छे से वसूलेंगे, जल का कर जो है उसको भी वसूलेंगे और केंद्र और राज्य में से हम पैसा लाएंगे। ये पूरे जो काम है ये कोई झूठे वादे नहीं है और पूरे हमने जो वादा किया है वो सारे वादे जनता के लिए और जनता के लिए हम पूरा करेंगे। नगर निगम बिलासपुर के इस बजट में खास तौर पर पेयजल और सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था के साथ हर क्षेत्र में कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है, जिससे नगर निगम बिलासपुर में विकास की रफ्तार को गति मिल सके। लेकिन इन 1 सालों में इस दिशा में कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।
मंगलवार को सामान्य सभा के दौरान पक्ष विपक्ष में समय समय पर तीखी नोकझोंक का दौर पूरे समय देखा गया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद दिलीप पाटिल ने मुक्तिधाम के उन्नयन को लेकर सदन में सवाल रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ऊर्जा पार्क के बगल में मौजूद मुक्तिधाम के उन्नयन की आवश्यकता है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार बसाहट बढ़ रही है। लिहाजा मुक्तिधाम में व्यवस्था नहीं होने से यह आने वाले लोगों को समस्या होती है। इस पर वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद जय वाधवानी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुक्तिधाम को ऐसा बना देंगे कि जब यहां अंतिम संस्कार के लिए शव पहुंचे तो वह वापस जिंदा हो उठे। इस पर सदन में भारी हंगामा हो गई। स्थिति निर्मित हो गई हंगामे की और सभी ने वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद के इस बयान पर तीखा विरोध जताया, जिसके बाद सभापति के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। इसके बाद वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद ने भूमाफिया को लेकर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से मकान का आवंटन किया जाए तो इस तरह से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कार्रवाई हो रही है, जिस पर विरोध के स्वर उत्पन्न हो रहे हैं। उनको अभी समझ नहीं है। अगर मुक्तिधाम में ले जाकर लोग जिंदा हो जाते तो हर कोई अपने मृत परिवार को वहां ले जाता और जिंदा करता। भूमाफिया पनप रहे हैं, आपको लगता है सर? जी हाँ, बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। लिंगेडी में ही मैं बताना चाहूँगा, लिंगेडी में खसरा नंबर 82, खसरा नंबर 15, खसरा नंबर 54, खसरा नंबर 198/25, 198/2, 198/27, खसरा नंबर 15/23, 15/2, 15/27 और भी कई खसरे नंबर हैं जिनमें भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और गलत तरीके से अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। और जैसा कहा जा रहा है कि लिंगेडी में 28 एकड़ अवैध जमीन कब्जा है। एक विषय आया कि सरखंडा मुक्तिधाम का जो है वो सबसे अच्छा है, तो मैंने उसमें हंसते हुए जवाब दिया कि ऊर्जा पार्क का जो मुक्तिधाम बनेगा वो उससे भी अच्छा बनेगा, और हंसते हुए ये जवाब दिया कि मुर्दा भी जिंदा होने का इच्छा करेगा उसको वहाँ पहुँचकर। पिछले कार्यकाल में बहुत सारे भूमाफिया एक्टिव हुए हैं और बहुत सारी ज़मीनों का बंदरबाट भी हुआ है, और बहुत सारे ऐसे सरकारी भूमियाँ हैं जहाँ पे दुकान बना के और उसे किराए में चढ़ा दिया गया है। मंगलवार को नगर निगम की सामान्य सभा में वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद और MIC विजय ताम्रकार ने सभापति को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जो उन्होंने मांग रखी कि जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करने पर विचार हो रहा है, उसी तरह नगर निगम का चुनाव भी इसी व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, जिससे चुनाव के समय होने वाली समस्या की बर्बादी और राशि का बेवजह उपयोग होना बंद हो सके। इसके अलावा एक देश एक चुनाव होने से विकास कार्य में भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पिछले कुछ समय से देश में एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, तो इसका मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में अब इस एक देश एक चुनाव में नगर निगम को भी जोड़े जाने की मांग को अगर अमल में ले लिया जाता है तो आने वाले समय में एक देश एक चुनाव की परिकल्पना संपन्न हो सकती है। वार्ड पार्षद के द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन का सभी ने समर्थन किया और इस दिशा में विचार करने के लिए मांग भी की। पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक एक चुनाव होना चाहिए। इससे शासन के काम तेज गति से होंगे। जो बार बार आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता नहीं लगेगी। विकास के काम तेजी से होंगे और समय समय पर जो व्यवधान होते हैं, जो अनावश्यक करोड़ों अरबों रुपए का जो खर्चा होता है वो बचेगा और हम तेजी से विकास का काम कर सकेंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मैंने प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव को बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा से पास करके प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार से फिर केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा, जिससे एक चुनाव हो सके। आगाज इंडिया द्वारा रिवर व्यू बिलासपुर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके चाचा द्वारा किए गए जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घोर निंदा करना और भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना था। आगाज इंडिया के अध्यक्ष शाहरुख अली और संस्थापक खालिद खान के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर इंसाफ दो और महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं सहेंगे जैसे नारे लिखे हुए थे। इस मौके पर शाहरुख अली ने कहा, यह घटना हमारे समाज की आत्मा को झकझोर देने वाली है। एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। हमें दोषियों को सजा दिलवानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। खालिद खान ने भी अपने संबोधन में कहा, यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में व्याप्त उस घातक मानसिकता का प्रतीक है जो महिलाओं को वस्तु समझती है। हमें इसे खत्म करना होगा और अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल देना होगा।
मैम सबसे पहले छत्तीसगढ़ की आपने बात की, तो छत्तीसगढ़ में जो रेप के आंकड़े नज़र आ रहे हैं, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें हर 5 घंटे में एक नाबालिग के साथ ऐसा घटना होती है और उसमें से 10 में से 9 लोग उसके अपने होते हैं। तो सबसे पहले सोचने वाली बात तो यह है कि जब ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें हर 5 घंटे में अगर एक नाबालिग के साथ ऐसा घटना हो रही है और उसमें से 10 में से 9 लोग उसके अपने हैं, तो राज्य सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सख्त से सख्त कानून हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे घटना जो कि हम बच्ची के साथ देखते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा पसीजता है, हर किसी को बुरा लगता है। ऐसा कोई भी शायद ही कोई एक इंसान होगा जिसका दिल में शायद बुरा नहीं फील करता हो, जिसको ऐसा लग रहा है क्या होता है भाड़ में जाए। क्योंकि हम बच्चे थे जब 6 साल के, तो हम सोचते हैं कि हमारा हाथ अगर एक बार जब जला था तो मेरी मम्मी बताती पूरे रात भर मैंने मग्गे में पानी डुबा के रखा था, हाथ डुबा के रखा था। तो एक बच्ची के जब आप सिगरेट से जलाए हो, उसके साथ दुष्कर्म किए हो और करने वाला भी उसका करीबी चाचा, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे को क्या सिखाओगे कि आप बच्चे को सिखाओगे गैरों से मतलब बच्चा समझ गया कि गैरों से नहीं लेना है, इसके पास नहीं जाना है, दूसरों से आपको दूरी बनाना है। लेकिन आप बच्चे को ये भी शिक्षा देना पड़ेगा कि आपको अपने पापा से दूरी बनाना है, अपने भाई से दूरी बनाना है, अपने मामा से दूरी बनाना है, अपने चाचा से दूरी बनाना है। तो ये एक सोचने वाली विषय, ये एक नैतिक विषय पे बात कर रहा हूँ कि ऐसी जो दुर्घटना हो रही है, क्या वो चाचा, और वो भी इतने पवित्र महीने में, रामनवमी का पाक महीना चल रहा है, जैसे कि मुसलमानों का रमज़ान होता है वैसे ये नवरात्रि का पवित्र महीना होता है, और ऐसे पवित्र महीने में ऐसी दुर्घटना का आना पूरे देश के लिए अपमान की बात है। चाहे वो करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम उस व्यक्ति को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहते, वो व्यक्ति हैवान है, इंसान नहीं है। देखा होगा कि दुर्ग में हाल ही में जब नवरात्रि का समय चल रहा था, दुनिया देवी का पूजन कर रही थी, उसी वक्त एक नाबालिग बच्ची जो 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ एक बलात्कार की बहुत ही बड़ी घटना निकल के आई। और उसी के विरोध में आज बिलासपुर के रिवरव्यू में आगाज़ इंडिया के तत्वाधान में ये एक प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। और सवाल वही है कि समाज से भी सवाल है, जुडिशरी से भी सवाल है और सरकारों से भी सवाल है। तो सबसे सवाल है और तमाम बातचीत आज हमने यहाँ पर की है कि ये जो पूरी घटना है ये फिर से एक नए सवालों को खड़ा करके गई है कि जहाँ पर कभी लड़की के कपड़ों को दोष दिया जाता है, कभी किसी के हंसने को दोष दिया जाता है, पर इस 6 साल बच्ची को आप क्या बोलेंगे? जो 6 साल की बच्ची थी उसके साथ ये घटना हुई तो, और जो आरोपी है वो भी एक बहुत करीबी, और ज़्यादातर आंकड़े जो बताते हैं करीबी ही लोग उसके पाए जाते हैं, चाचा का नाम इसमें आ रहा है। प्रदर्शन में प्रमुख व्यक्तियों में एडवोकेट प्रियंका शुक्ला, एडवोकेट शालिनी मैडम, एडवोकेट रोमी भास्कर, पवन कुमार, सैयद जुनैद आजमी, वकार नियाजी, रमीज अली, तपेश सिंह ठाकुर, मोहम्मद शकील और विक्रांत बर्मन शामिल थे। इन सभी ने एकजुट होकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने कहा, हमारे देश में महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है। पुलिस और न्यायपालिका को इस प्रकार के मामलों में अधिक संवेदनशील और तत्पर रहना चाहिए ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। आगाज़ इंडिया ने सरकार से मांग की कि वह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि हर पीड़ित को न्याय मिले। संगठन ने यह संकल्प लिया कि वे महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर के चाटेडी निवासी कुसुमबाई खूटे पिछले 14 वर्षों से अपनी लापता बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है। न्याय की उम्मीद में उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। कुसुमबाई ने बताया कि वर्ष 2010 में उनकी बेटी संतोषी खूटे को राकेश तिवारी नामक व्यक्ति लगातार परेशान कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी हो रही थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो राकेश तिवारी ने उनकी बेटी को धमकाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर राकेश तिवारी ने न सिर्फ संतोषी को धमकाया बल्कि परिवार के साथ भी मारपीट की। कुसुमबाई का आरोप है कि एक दिन राकेश तिवारी ने चाकू की नोक पर उनकी बेटी को अगवा कर लिया। इस गंभीर घटना की शिकायत सरकंडा थाने में की गई, लेकिन आज तक उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि बीते 14 वर्षों में उन्होंने हर संभव दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई भी अधिकारी या संस्था उनकी मदद को आगे नहीं आई। कुसुमबाई का कहना है कि जब भी वह थाने जाती है तो उन्हें पागल कहकर भगा दिया जाता है। इतने वर्षों से न्याय की तलाश में चप्पल घिस गई है, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। वह अब भी उम्मीद लगाए बैठी है कि किसी दिन उनकी बेटी का पता चलेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। आज एक बार फिर कुसुमबाई कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन से बेटी के बारे में जानकारी देने और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मीडिया और जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि उनकी पीड़ा को समझे और उनकी बेटी को खोजने में मदद करे।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है। विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसके लिए 30 अप्रैल की अंतिम तिथि निर्धारित की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने निर्देशित किया है। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हमारा जो कुल डिमांड का हम लोग 90% 30 मार्च तक हम लोग वसूली कर लिए थे। साथ ही अभी गवर्नमेंट से हमको एक 30 अप्रैल तक की छूट प्रदान की गई है। 30 अप्रैल तक कोई भी नागरिक जो है टैक्स पेयर है जो अपना टैक्स पटाना चाहता है तो यहाँ उनको अधिभार अभी नहीं, 30 अप्रैल तक अधिभार नहीं लगेगा। उसको वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत जो टैक्स पटाना है उसमें 30 अप्रैल तक छूट दी गई है। तो सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं जो अपना टैक्स नहीं पटाए हैं वो टैक्स पटा दे। 30 अप्रैल तक उनको छूट दी गई है और अपना अधिभार से, ताकि उनको ज़्यादा टैक्स ना पड़े। कितना टैक्स कुल हमारा एक डिमांड का 104 करोड़ डिमांड था, जिसमें हमने 90 करोड़ की वसूली कर ली है। 15 करोड़ हमारा जो बचा है उसको भी हम आने वाले जो छूट मिला है उसमें कर लेंगे। इस प्रकार हमारा इस साल का कुल टैक्स देखेंगे तो 100% हम लोग वसूली कर लेंगे। डॉक्टर बीपी सिंह पर लगातार लगते आरोपों के बीच अब खुद उन्होंने सामने आकर चुप्पी तोड़ी है। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने तमाम शिकायतों को कूट रचित और साजिश करार दिया। कोनी स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ 2019 से चल रही शिकायतों की पूरी पटकथा एक सोची समझी साजिश है। ट्रांसफर के बाद से लगातार उनके खिलाफ आरोप गढ़े जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं को तुरंत कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद कुछ ने माफी मांगते हुए पत्र लिखे। मंत्रालय से मिली आरटीआई जानकारी में भी साफ हुआ कि शिकायतें निराधार थी। ये सिलसिला शुरू होता है जब मेरा ट्रांसफ़र 2019 में जगदलपुर हो गया था। तब ये मान के चल रहे थे कि मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, जबकि ये सब झूठे कारण थे। मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं थी। तब एक शिकायतकर्ता प्रकाश टहलियानी को इन्होंने रेडी किया और मेरी बहुत सारी शिकायतें कराई, जिसमें मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको लीगल नोटिस जारी किया। और कुछ दिनों के बाद उसने एक माफ़ीनामा सचिव महोदय के नाम पे लिखा, और जिसकी जानकारी मुझे आरटीआई से, मंत्रालय से ही प्राप्त हुई। उसमें उसने अपने समस्त कृत्यों के लिए माफ़ी मांगा। बाद में एक और शिकायतकर्ता अविनाश चतुर्वेदी ने भी ऐसा ही किया, और ये सब चीज़ें जो है जालसाजी और कूटरचना के तहत सिम्स के ही कुछ डॉक्टर्स कर रहे थे। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के सहारे की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी, जिसमें डॉक्टर आरती पांडे और डॉक्टर रविकांत दास को भी शामिल किया गया। डॉक्टर सिंह ने दावा किया कि ये सभी सदस्य उनके खिलाफ पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि समिति गठन के समय वे स्टे लेकर जगदलपुर में पदस्थ हो चुके थे। उन्होंने कहा कि समिति के अध्यक्ष और सदस्यों पर खुद गंभीर आरोप और मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जाँच की उम्मीद करना बेईमानी है। बात आती है कि इस शिकायतकर्ता पे जब उसकी माफ़ीनामा आ गई थी तो इसको अभिमत के लिए संचालक के पास जब भेजा गया, तो संचालक उस समय विष्णुदत्त थे, जो कि पहले पूर्व में यहाँ पे सस्पेंड हो चुके थे आर्थिक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चक्कर में। और उनके जांच समिति जो बनी थी उसमें मैं राज्य शासन का गवाह था। तो उन्होंने एक समिति बना दी, जिसका अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर के सहारे को, डॉक्टर आरती पांडे को, डॉक्टर रविकांत दास को। ये तीनों भी मेरे उस जांच समिति के सदस्य नहीं हो सकते थे। पहली बार तो ये जांच समिति बननी नहीं थी, क्योंकि उसने माफ़ीनामा मांग लिया था।
दूसरी बात डॉक्टर के सहारे जब यहाँ थे तब मेरा स्थानांतरण जगदलपुर हो गया था, जिसमें मैं स्टे लेकर के आ गया था और स्टे इनके अगेंस्ट था। इनके अगेंस्ट इन्होंने मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी तो मैंने अवमानना का प्रकरण दारी किया। तो इस प्रकार जांच समिति के वो अध्यक्ष भी नहीं हो सकते थे। रविकांत दास के ऊपर भी यौन प्रताड़ना का एक मामला चल रहा था जिसमें मैं गवाह था, तो ये भी नहीं हो सकते। और आरती पांडे के विरुद्ध तो चुनाव आचार संहिता से जो हमको मिला था कि ये बहुत उसमें उल्लंघन कर रही है, तो उस शिकायत पे भी मैंने इनको बुला करके एक नोटिस जारी किया था और इनको समझाइश दी थी। तो इस प्रकार ये तीनों नहीं हो सकते। अब चलिए, एक शिकायत हुई, मेरी जांच भी हो रही है, मैं माना, लेकिन शिकायतों पे जांच करने का जो कमेटी है वो सक्षम कमेटी नहीं था। ये लोग सब कूट रचना करके, दस्तावेजों को उलटफेर करके, उच्च अधिकारियों को गलत जानकारी दे करके मेरे विरुद्ध इस तरीके से कार्रवाई करवाया। राज्य शासन से मिले नोटिस के जवाब में उन्होंने पूरी जानकारी साक्ष्य के साथ दी। आरटीआई के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ कि उनके खिलाफ किसी विभाग में कोई शिकायत लंबित नहीं थी, फिर भी कुछ अधिकारी निजी द्वेष से कार्रवाई की कोशिशें करते रहे। डॉक्टर सिंह ने पूर्व स्वास्थ्य संचालक विष्णु दत्त पर भी हमला बोला और कहा कि वे खुद भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विष्णु दत्त ने अपने चहेतों को 5 समिति में शामिल कर फर्जी जाँच करवाई। अंत में डॉक्टर सिंह ने शक्ति बघेल समेत षड्यंत्रकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने मानहानि का केस दायर किया है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी रहे। मैंने बार बार इनसे मांगता रहा कि सूचना के अधिकार के तहत कि भाई मेरी क्या शिकायत है, मैंने कौन सा गड़बड़ किया है। आप सूचना अधिकारी उस समय रश्मि गुप्ता थी, उन्होंने बोला चारों विभागों से मांग लिया, शिकायत शाखा, आवक शाखा, जांच शाखा और जितने भी शाखाएं होती थी उनसे मांग लिया। उसमें बताया कि आपके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। तो फिर शिकायत थी कहाँ? तो शिकायत इनके पास थी और इन्होंने अपने 2 आदमियों से मेरी अलग से शिकायत करवाई। एक थे प्रशांत त्रिपाठी और एक शक्ति बघेल, और इन्होंने शिकायत की, पूरी जांच की, अपनी मर्जी से कूटरचित करके इन्होंने एक दस्तावेज बनाया और दस्तावेज बना के उच्च अधिकारियों को भेज दिया। जब देखा कि राज्य शासन से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये गलत है, उसके बाद इन्होंने पर्सनल बेसिस पे मुझसे इस प्रकार के कभी कलेक्टर को देना, कभी कमिश्नर को देना, वहाँ से जांच करवाना, कभी जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ को देना। तो आपको मैंने पूरे दस्तावेज से अवगत करा दिया है। मेरे पास वो समस्त दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होता है कि ये जानबूझ करके कूटरचना किए हैं, जालसाजी किए हैं। और चूंकि ये पहले से ही ऐसे बदनाम थे, विष्णु दत्त जो है आर्थिक नियमितता में सस्पेंड हुआ था, मुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे लोगों की समिति बना दी जो उसके अपने आदमी थे, जिसमें डॉक्टर के सहारे के विरुद्ध अवमानना का केस है। डॉक्टर सहारे के विरुद्ध रायपुर में रहते हुए अश्लील महिलाओं के अश्लील वीडियो अपलोड करने के आरोप हैं। डॉक्टर रविकांत दास के ऊपर भी जो आरोप हैं वो बहुत ही गहन और चिंतनीय हैं। डॉक्टर आरती पांडे के ऊपर भी जो चुनाव आयोग के थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको तो मेरे जांच समिति में होना नहीं था, इनको खुद के लिख के दे देना। डॉक्टर बीपी सिंह ने साफ किया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच की है। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वह पीछे नहीं हटेंगे। साजिशकर्ताओं को बेनकाब करना अब उनका मिशन बन चुका है। अब निगाहें प्रशासन और न्यायपालिका की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब किसी भी राज्य का कारोबारी बिना राज्य सरकार की अतिरिक्त अनुमति के पेट्रोल पंप खोल सकेगा। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप के लिए जरूरी स्टेट लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। 14 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना के जरिए यह नया नियम लागू किया गया, जिससे अब केवल केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना ही पर्याप्त होगा। पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए कलेक्टर के जरिए राज्य खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था और उसे हर साल या 3 साल में रिन्यू कराना होता था। इस दोहरी प्रक्रिया से समय, पैसा और कागजी कार्रवाई बढ़ जाती थी। अब इस बदलाव से न केवल प्रक्रिया सरल हुई है बल्कि नए उद्यमियों और कंपनियों के लिए छत्तीसगढ़ में व्यवसाय शुरू करना काफी आसान हो गया है। राज्य सरकार का दावा है कि यह निर्णय निवेश को बढ़ावा देगा, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ईंधन पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी हॉल में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नए कानूनों की उपयोगिता बताते हुए उपस्थित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इनका गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में जिला अभियोजन अधिकारियों की टीम द्वारा नए प्रावधानों, धाराओं, सजा एवं जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता के नए पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही कोर्ट के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया। कार्यशाला में ई साक्ष्य एवं IO मतान मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली पर विशेष सत्र लिया गया, जिसमें बताया गया कि अब घटना स्थल का निरीक्षण कर फोटो, वीडियो अपलोड करना एवं डिजिटल साक्ष्य संग्रहण इन ऐप्स के माध्यम से संभव होगा। उपस्थित 100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने नए कानूनों पर सवाल किए, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार ने सभी को धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि पुलिस बल नवीन कानूनों की जानकारी से और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। विवेकाधिकार दिया गया कि हम आरोपी को गिरफ्तार करते समय हमको लगता है कि आरोपी अगर बुजुर्ग है या जो भी उसके तथ्य है, परिस्थितियां हैं कि लगता है कि हम इसको छोड़ सकते, तो हमने छोड़ना स्टार्ट किया। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।